तो दोस्तों रियो ब्रियो नाम की एक बेहतरीन मूवी में 1960 में देखने को मिली थी। ये एक सुपर डुपर हिट मूवी थी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। तो दोस्तों आप भी किसी भी मूवी के बारे में कुछ भी चीज़ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रियो ब्रावो 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हॉवर्ड हॉक्स ने किया है और इसमें जॉन वेन, डीन मार्टिन, रिकी नेल्सन, एंजी डिकिंसन, वाल्टर ब्रेनन और वार्ड बॉन्ड ने अभिनय किया है। जूल्स फर्थमैन और लेह ब्रैकेट द्वारा लिखित बीएच मैककेम्पबेल की लघु कहानी रियो ब्रावो पर आधारित। फिल्म में वेन एक टेक्सन शेरिफ की भूमिका में है जो एक शक्तिशाली स्थानीय रेंचर के भाई को हत्या के लिए गिरफ्तार करता है और फिर उसे तब तक जेल में रखना पड़ता है जब तक कि यूएस मार्शल नहीं आ जाता। एक लंगड़े बूढ़े आदमी, एक शराबी और एक युवा बंदूकधारी की मदद से वे रेंचर के गिरोह को रोकते हैं। रियो ब्रावो को ईस्टमैन कलर में टक्सन, एरिजोना के बाहर ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। 2014 में रियो ब्रावो को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। 6-7 कथानक जो बर्डेट, धनी जमींदार नाथन बर्डेट का बिगड़ैल छोटा भाई, शहर के नशे में धुत ड्यूड को थूकदान में पैसे फेंककर चिढ़ाता है। शेरिफ जॉन टी चांस ड्यूड को थूकदान में हाथ डालने से रोकता है, जिससे ड्यूड चांस को बेहोश कर देता है, जो मौजमस्ती के लिए ड्यूड को पीटना शुरू कर देता है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले एक निहत्थे राहगीर को गोली मारकर मार देता है। चांस ठीक हो जाता है, जो का पीछा करते हुए नाथन के निजी सैलून में जाता है और पश्चाताप करने वाले ड्यूड की मदद से नाथन के आदमियों पर काबू पाता है और जो को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। चांस का दोस्त पैट व्हीलर आपूर्ति और डायनामाइट की एक वैगन ट्रेन के साथ शहर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे नाथन बर्डेट के आदमियों के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ता है। चांस बताता है कि वह ड्यूड, जो नशे में धुत होने से पहले डिप्टी हुआ करता था, और उसका लंगड़ा बूढ़ा डिप्टी स्टम्पी ही नाथन की छोटी सेना और जो के बीच खड़े है, जिसे वे मुक्त करना चाहते हैं। चांस व्हीलर की वैगन ट्रेन में युवा बंदूकधारी कोलोराडो रयान को देखता है, लेकिन कोलोराडो वादा करता है कि वह कोई परेशानी शुरू नहीं करना चाहता। उस रात स्थानीय होटल के मालिक कार्लोस रोबंटे ने चांस को चेतावनी दी कि व्हीलर लड़ाकों की भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। चांस व्हीलर को रोकने की कोशिश करता है, वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को चोट पहुंचे। व्हीलर पूछता है कि क्या कोलोराडो मदद कर सकता है, लेकिन कोलोराडो मना कर देता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसकी लड़ाई नहीं है। चांस तब होटल में एक धांधली वाले कार्ड गेम को देखता है। खिलाड़ियों में से एक को वांछित महिला, फेदर्स, एक धोखेबाज जुआरी की विधवा के रूप में पहचानते हुए वह उससे भिड़ जाता है। हालांकि कोलोराडो ने खुलासा किया कि एक अन्य खिलाड़ी धोखेबाज है। सड़क पर व्हीलर को गोली मार दी जाती है। चांस और ड्यूड हत्यारे का पीछा करते हुए नाथन के सैलून में पहुंच जाते हैं और चांस ड्यूड को खुद को साबित करने और हत्यारे का सामना करने की अनुमति देता है, जिससे नाथन के आदमियों का सम्मान अर्जित होता है। कोलोराडो और व्हीलर के बाकी लोगों को व्हीलर की संपत्ति को मुक्त करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार करने के लिए शहर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वैगनों को बर्डेट गोदाम के पीछे छोड़ दिया जाता है। फेदर्स चांस की रक्षा के लिए एक बंदूक के साथ पूरी रात गुप्त रूप से जागता रहता है। एक चिढ़े हुए चांस ने फेदर्स को उसकी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने का आदेश दिया। वह मना कर देती है और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। नाथन खुद शहर में आता है। स्टम्पी नाथन के खिलाफ अपनी जमीन छीनने के लिए पुरानी रंजिश रखता है, जो जेल के आसपास कोई भी परेशानी शुरू होने पर जो को गोली मारने की धमकी देता है। जवाब में नाथन अपने सैलून के संगीतकारों को बार बार एल डेगुएलो उर्फ द कटथ्रोट सॉन्ग बजाने के लिए कहता है। कोलोराडो को पता चलता है कि गाने का मतलब है
कि नाथन कोई दया नहीं दिखाएगा और चांस को चेतावनी देता है। चांस ड्यूड को उसकी पुरानी बंदूकें, कुछ कपड़े और एक काली टोपी वापस देता है जिसे वह शराबी बनने के बाद छोड़ आया था, और ड्यूड दाढ़ी बनवाता है और नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से जब ड्यूड वापस आता है तो स्टम्पी उसे पहचान नहीं पाता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे ड्यूड की नसें टूट जाती है। अगले दिन ड्यूड अभी भी काँप रहा था और बर्डेट के आदमियों ने उस पर घात लगाकर हमला किया, जो उसे मारने की धमकी देते हैं अगर चांस जो को जाने नहीं देता। कोलोराडो और फेदर्स ने चांस को अपनी राइफल पाने के लिए काफी देर तक आदमियों का ध्यान भटकाया और उसने और कोलोराडो ने आदमियों को गोली मार दी और ड्यूड को मुक्त कर दिया। ड्यूड छोड़ने और कोलोराडो को अपनी जगह लेने देने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वह एल डेगुएलो बजता हुआ सुनता है तो वह अंत तक इस मामले को देखने का संकल्प लेता है। यूनाइटेड किंगडम में रियो ब्रावो की मूल रूप से साइट एंड साउंड के लिए समीक्षा भी नहीं की गई थी। 25 लेस्ली हॉलीवेल ने अपनी फिल्म गाइड में फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए और इसे हंसमुख रूप से लंबी और धीमी गति से चलने वाली वेस्टर्न के रूप में वर्णित किया, जो फिर भी उन लोगों के लिए बहुत देखने लायक थी जिनके पास समय था। 26 फिल्म को रॉबिन वुड जैसे ब्रिटिश आलोचकों ने अधिक गंभीरता से लिया, जिन्होंने इसे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया, और 2003 में साइट एंड साउंड के प्रकाशक ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए इस पर एक किताब भी लिखी। पॉलीन केल ने फिल्म को मूर्खतापूर्ण लेकिन जोश के साथ, कुछ बेहतरीन एक्शन दृश्य है और कलाकार अपनी भूमिकाओं का आनंद लेते दिख रहे हैं। 27-28-2008 में अमेरिकी फिल्म संस्थान ने इस फिल्म को अपनी शीर्ष 10 पश्चिमी फिल्मों की सूची के लिए नामांकित किया। 29 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 46 आलोचकों की 96% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.3/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, रियो ब्रावो में निर्देशक हॉवर्ड हॉक्स और उनके शानदार कलाकारों की टुकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अंतिम परिणाम पश्चिमी शैली की एक बेहतरीन क्लासिक फिल्म है। 30 निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो ने रियो ब्रावो को अपनी पसंदीदा हैंगआउट फिल्म कहा। 31 उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनकी डेट को फिल्म पसंद नहीं आती है तो कोई रिश्ता नहीं होगा। 32 परंपरा हॉवर्ड हॉक्स ने रियो ब्रावो के 2 अलग-अलग रूपों का निर्देशन किया, जिसमें एक शेरिफ द्वारा अपने कार्यालय की रक्षा करने का विचार था। जॉन वेन ने दोनों फिल्मों में अभिनय किया। 1966 में एल डोराडो के रूप में रिलीज हुई, जिसमें रॉबर्ट मिचम ने डीन मार्टिन की मूल भूमिका का एक रूपांतर निभाया, और 1970 में रियो लोबो। 33-34 जॉन कारपेंटर द्वारा निर्देशित 1976 की फिल्म असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 रियो ब्रावो की कहानी और सेटिंग से प्रेरित थी। 35 संगीत माई राइफल, माई पोनी एंड मी, डीन मार्टिन और रिकी नेल्सन द्वारा गाया गया। सिंडी, रिकी नेल्सन, डीन मार्टिन और वाल्टर ब्रेनन द्वारा गाया गया। रियो ब्रावो, डीन मार्टिन द्वारा गाया गया। अंत क्रेडिट। कॉमिक बुक रूपांतरण डेल फॉर कलर 1018 जून 1959 एलेक्स टोथ द्वारा चित्रित। ड्यूड और चांस होटल लौटते हैं ताकि ड्यूड नहा सके, लेकिन बर्डेट के आदमी कार्लोस की पत्नी कोंसुएलो को पकड़ लेते हैं और चांस को जाल में फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ड्यूड चांस से कहता है कि वह उन आदमियों को जेल ले जाए, इस बहाने कि स्टम्पी जो को बाहर जाने देगा। हालांकि स्टम्पी ने गोली चला दी, जैसा कि ड्यूड ने गुप्त रूप से भविष्यवाणी की थी। अफरातफरी में कुछ लोग ड्यूड को नाथन के पास ले जाते हैं, जो एक सौदे की मांग करता है। ड्यूड के बदले जो चांस सहमत हो जाता है, लेकिन बैकअप के तौर पर कोलोराडो को साथ ले आता है। सौदे के दौरान ड्यूड और जो में हाथापाई होती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्टम्पी वैगनों से डायनामाइट की कुछ छड़ें गोदाम में फेंकता है, जहां बर्डेट और उसके आदमी छिपे हुए हैं। चांस और ड्यूड अपनी बंदूकों से उन्हें उड़ा देते हैं, जिससे लड़ाई अचानक खत्म हो जाती है।
बर्डेट्स और उनके कुछ बचे हुए बंदूकधारियों के जेल में होने के कारण चांस आखिरकार फेदर्स के साथ कुछ समय बिताता है और उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। कोलोराडो जेल की रखवाली करने के लिए स्वयंसेवक बन जाता है, जिससे स्टम्पी और ड्यूड शहर में एक रात का आनंद ले सकते हैं। गालना रियो ब्रावो में जॉन वेन और एंजी डिकिंसन। जॉन वेन जॉन टी चांस, डीन मार्टिन ड्यूड के रूप में, रिकी नेल्सन कोलोराडो रयान, एंजी डिकिंसन फेदर्स के रूप में, वाल्टर ब्रेनन स्टम्पी के रूप में, वार्ड बॉन्ड पैट व्हीलर, जॉन रसेल नाथन बर्डेट, पेड्रो गोंजालेज कार्लोस रोबांटे के रूप में, कॉन्सुएला रोबांटे के रूप में एस्टेलिटा रोड्रिग्ज, क्लाउड अकिंस जो बर्डेट, बिंग रसेल फिल्म की शुरुआत में जो बर्डेट द्वारा मारे गए चरवाहे की भूमिका में, बिना श्रेय नेस्टॉन बूथ क्लार्क के रूप में 8, 9, 10, वाल्टर बार्न्स चार्ली द बारटेंडर के रूप में बिना श्रेय, जेम्स पी लियोंग बर्ट के रूप में बिना श्रेय, मैल्कम एटरब्री और हैरी कैरी जूनियर को भी फिल्म की शुरुआत में स्क्रीन क्रेडिट मिलता है, लेकिन उनके दृश्यों को अंतिम फिल्म से हटा दिया गया। 11 उत्पादन रिकी नेल्सन रियो ब्रावो में गेट अलोंग होम सिंडी गीत प्रस्तुत करते हुए। फिल्म के बाहरी दृश्यों की शूटिंग टक्सन के ठीक बाहर ओल्ड टक्सन स्टूडियो में की गई थी। 12 फिल्मांकन 1958 की गर्मियों में हुआ था और फिल्म के क्रेडिट में कॉपीराइट के लिए 1958 दिया गया था। फिल्म मार्च 1959 में रिलीज हुई थी। रियो ब्रावो को आमतौर पर हॉक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है और यह अपने लंबे शुरुआती दृश्य के लिए जानी जाती है जिसमें कोई संवाद नहीं है। फिल्म को अनुकूल समीक्षा मिली और यह सफल रही, जिसने 5.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, जो 1959 की सबसे अधिक कमाई करने वाली वेस्टर्न फिल्म थी। 13-14 रियो ब्रावो का एक संक्षिप्त क्लिप पुरालेखीय फुटेज में शामिल था, जिसे बाद में वेन की अंतिम फिल्म द शूटिस्ट के प्रारंभिक दृश्य में शामिल किया गया ताकि वेन के चरित्र की पृष्ठभूमि को दर्शाया जा सके। जैसा कि जॉन वेन वेस्टर्न में अक्सर होता था, वेन ने फिल्म में अपना रेड रिवर डी बेल्ट बकल पहना था। 15 यह उस दृश्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब नाथन बर्डेट अपने भाई जो से मिलने जेल में आता है, जहां उसे यूएस मार्शल के लिए रखा जा रहा है। फिल्म में लगभग 60 मिनट, और फिर उस दृश्य में जहां वेन, रिकी नेल्सन और एंजी डिकिंसन होटल के सामने बर्डेट के 3 आदमियों से निपटते हैं। कहानी का श्रेय बीएच मैककैम्पबेल को दिया गया। टॉड मैकार्थी की 1997 की जीवनी हॉवर्ड हॉक्स द ग्रे फॉक्स ऑफ हॉलीवुड के अनुसार यह वास्तव में हॉक्स की सबसे बड़ी बेटी बारबरा हॉक्स मैककैम्पबेल उनका विवाहित नाम है थी। उनका योगदान अंतिम गोलीबारी में डायनामाइट का उपयोग करने का विचार था। 16 साउंड ट्रैक डीन मार्टिन। संगीत स्कोर दिमित्री टियोमकिन द्वारा रचित था। उनके स्कोर में भयावह रूप से अशुभ एल डेगुएलो थीम शामिल है, जिसे कई बार सुना जाता है। 17 कोलोराडो के चरित्र ने धुन को द कटथ्रोट सॉन्ग के रूप में पहचाना। वह बताता है कि यह गाना जनरल एंटोनियो लोपेज डे सांता अन्ना के आदेश पर अलामो में छिपे टेक्सस के लोगों के लिए बजाया गया था, यह संकेत देने के लिए कि उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। धुन का इस्तेमाल वेन की फिल्म द अलामो 1960 में किया गया था। संगीतकार एन्नियो मोरिकोन ने याद किया कि निर्देशक सर्जियो लियोन ने उन्हें ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स के लिए दिमित्री टियोमकिन संगीत लिखने के लिए कहा था। तुरही की थीम टियोमकिन के डेगुएलो रियो ब्रावो का इतालवी शीर्षक अन डॉलरो डीनोर ए डॉलर ऑफ ऑनर के समान है। 18 क्योंकि इस फिल्म में एक गायक मार्टिन और एक किशोर आदर्श नेल्सन ने अभिनय किया था, इसलिए हॉक्स ने साउंड ट्रैक में 3 गाने शामिल किए। जेल में बड़े प्रदर्शन से पहले मार्टिन ने नेल्सन के साथ माई राइफल, माई पोनी एंड मी, जिसमें रेड रिवर में दिखाई देने वाली टियोमकिन धुन पर वेबस्टर द्वारा नए गीत शामिल है, गाया, जिसके बाद नेल्सन ने मार्टिन और ब्रेनन के साथ गेट अलोंग होम
सिंडी का एक संक्षिप्त संस्करण गायन। समापन क्रेडिट पर मार्टिन नेल्सन रिडल ऑर्केस्ट्रा द्वारा समर्थित, पॉल फ्रांसिस वेबस्टर द्वारा लिखे गए, टियोम्किन द्वारा लिखित एक विशेष रूप से रचित गीत रियो ब्रावो गाते हैं। नेल्सन ने बाद में अपने 1959 के एलपी रिकी सिंग्स अगेन में रेस्टलेस किड गीत को शामिल करके फिल्म और अपने चरित्र कोलोराडो दोनों को श्रद्धांजलि दी। वेस्टर्न राइटर्स ऑफ अमेरिका के सदस्यों ने माई राइफल, माई पोनी एंड मी को अब तक के शीर्ष 100 वेस्टर्न गानों में से एक चुनान। 19 हाई नून बेहेस नाट्य पोस्टर 1959। यह फिल्म हाई नून की प्रतिक्रिया के रूप में बनाई गई थी। 20 जिसे कभी कभी हॉलीवुड में ब्लैकलिस्टिंग के लिए एक रूपक माना जाता है, साथ ही मैकार्थीवाद की आलोचना भी। 21 वेन ने बाद में हाई नून को गैर अमेरिकी कहा और कहा कि उन्हें लेखक कार्ल फोरमैन को देश से बाहर निकालने में मदद करने का कोई पछतावा नहीं है। 22 निर्देशक हॉवर्ड हॉक्स ने यह कहकर हाई नून की आलोचना की, मुझे नहीं लगता था कि एक अच्छा शेरिफ मदद मांगने के लिए शहर में एक कटे हुए मुर्गे की तरह दौड़ता रहेगा, और अंत में उसकी क्वेकर पत्नी को उसे बचाना पड़ा। 23 फिल्म इतिहासकार इमैनुएल लेवी के अनुसार वेन और हॉक्स ने जानबूझकर हाई नून का खंडन करने के लिए अपनी तरह से कुछ इसी तरह की कहानी बताई। चांस उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी चिंता का हवाला देता है जो मदद की पेशकश करते हैं, और उसके डर की पुष्टि तब होती है जब इस तरह की पहली पेशकश के परिणामस्वरूप चरित्र को जल्दी से मार दिया जाता है। 24 रियो ब्रावो में चांस सहयोगियों से घिरा हुआ है, एक डिप्टी जो शराब की लत से उबरने के बावजूद बहादुर और बंदूक से अच्छा है, ड्यूड, एक युवा अविवाहित लेकिन आत्मविश्वासी बंदूकधारी, कोलोराडो, एक लंगड़ा अपंग बूढ़ा आदमी जो हठपूर्वक वफादार है, स्टम्पी, एक मैक्सिकन सराय का मालिक, कार्लोस, उसकी पत्नी, कॉन्सेलो, और एक आकर्षक युवती, फेदर्स, और बार-बार किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता को ठुकरा देता है जिसके बारे में उसे नहीं लगता कि वह उसकी मदद करने में सक्षम है। 23 ग्लेनडेल में स्कूल जाने के रास्ते में स्टेशन पर एक स्थानीय फायरमैन ने उन्हें लिटिल ड्यूक कहना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने विशाल एयरडेल टेरियर ड्यूक के बिना कभी कहीं नहीं जाते थे। 20-21 उन्हें मैरियन की तुलना में ड्यूक ज्यादा पसंद था और यह उपनाम उनके साथ जुड़ गया। वेन ने ग्लेनडेल में विल्सन मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। किशोरावस्था में उन्होंने हॉलीवुड स्टूडियो के लिए घोड़ों की नाल बनाने वाले एक व्यक्ति के लिए आइसक्रीम की दुकान में काम किया। वह ऑर्डर ऑफ डेमोले के सदस्य के रूप में भी सक्रिय थे। उन्होंने 1924 लीग चैंपियन ग्लेनडेल हाई स्कूल टीम के लिए फुटबॉल खेला। 22 वेन ने यूएस नेवल अकादमी में आवेदन किया, लेकिन खराब ग्रेड के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इसके बजाय उन्होंने प्रीलॉ में प्रमुखता प्राप्त करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी में दाखिला लिया। वह ट्रोजन नाइट्स और सिग्मा ची बिरादरी के सदस्य थे। 23-30 वेन, जो 6 फीट 4 इंच लंबे थे, प्लस 1-2 इंच 1.94 मीटर लंबे, कोच हॉवर्ड जोन्स के अंडर में यूएससी फुटबॉल टीम में भी खेले। कॉलरबोन की टूटी चोट ने उनके एथलेटिक करियर को छोटा कर दिया। वेन ने बाद में उल्लेख किया कि वह जोन्स की प्रतिक्रिया से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी चोट का वास्तविक कारण, एक बॉडी सर्फिंग दुर्घटना, नहीं बताया। 24 उन्होंने अपनी एथलेटिक छात्रवृत्ति खो दी और धन के बिना उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। 25-26 आजीविका, प्रारंभिक कार्य और पहली मुख्य भूमिका। कोच जोन्स के पक्ष में, जिन्होंने मूक पश्चिमी फिल्म स्टार टॉम मिक्स को यूएससी गेम्स के टिकट दिए थे, निर्देशक जॉन फोर्ड और मिक्स ने वेन को एक प्रॉप बॉय और एक्स्ट्रा के रूप में काम पर रखा था। 27-28 बाद में वेन ने अपने चलने, बात करने और व्यक्तित्व का श्रेय वायट यर्प के साथ अपने परिचय को दिया, जो टॉम मिक्स के अच्छे दोस्त थे। 27 वेन जल्द ही छोटे मोटे हिस्सों में चले गए और जॉन फोर्ड, जिन्होंने उनमें से अधिकांश भूमिकाएं प्रदान की थीं, के निर्देशक के साथ एक लंबे समय के लिए दोस्ती स्थापित की। इस अवधि के आरंभ में
उन्होंने 1926 की फिल्म बारडेलीज द मैग्निफिसेंट में एक गार्ड के रूप में एक छोटी, बिना श्रेय की भूमिका निभाई थी। वेन अपने यूएससी साथियों के साथ ब्राउन ऑफ हार्वर्ड 1926, द ड्रॉपकिक 1927, वाइडस्क्रीन द बिग ट्रेल 1930 में मार्गुराइट चर्चिल के साथ जॉन वेन की मुख्य भूमिका में पहली भूमिका। फॉक्स फिल्म कॉरपोरेशन के लिए छोटी भूमिकाओं में काम करते हुए वेन को केवल एक बार वर्ड्स एंड म्यूजिक 1929 में ड्यूक मॉरिसन के रूप में ऑन स्क्रीन क्रेडिट दिया गया था। निर्देशक राउल वॉल्श ने उन्हें प्रॉप बॉय के रूप में काम करते हुए स्टूडियो के फर्नीचर को हिलाते हुए देखा और उन्हें द बिग ट्रेल 1930 में उनकी पहली मुख्य भूमिका में कास्ट किया। उनके स्क्रीन नाम के लिए वॉल्श ने क्रांतिकारी युद्ध के जनरल मैड एंथनी वेन के नाम पर एंथनी वेन का सुझाव दिया। फॉक्स स्टूडियो के प्रमुख विनफील्ड शीहान ने इसे बहुत इतालवी लगने के कारण अस्वीकार कर दिया। फिर वॉल्श ने जॉन वेन का सुझाव दिया। शीहान सहमत हो गए और नाम तय हो गया। वेन चर्चा के लिए मौजूद भी नहीं थे। 30 उनका वेतन बढ़ाकर $105 प्रति सप्ताह कर दिया गया। 31 द बिग ट्रेल ध्वनि युग का पहला बड़े बजट का आउटडोर तमाशा था, जिसे उस समय $2 मिलियन 2021 में $32.8 मिलियन के बराबर की भारी लागत से बनाया गया था। 32 जिसमें सैकड़ों एक्स्ट्रा कलाकार और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के व्यापक दृश्य का उपयोग किया गया था, जो उस समय काफी हद तक निर्जन था। लुभावने दृश्यों का लाभ उठाने के लिए इसे 2 संस्करणों में फिल्माया गया था, एक मानक 35 मिमी संस्करण और दूसरा नए 70 मिमी ग्रैंडियर फिल्म प्रक्रिया में एक अभिनव कैमरा और लेंस का उपयोग करके। ग्रैंडियर में इसे देखने वाले कई दर्शकों ने खड़े होकर जयकारे लगाए, लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर थिएटर ही फिल्म को इसकी वाइडस्क्रीन प्रक्रिया में दिखाने के लिए सुसज्जित थे और उस समय प्रयास काफी हद तक बर्बाद हो गया था। उस समय फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप माना गया था। बाद की फिल्में सफलता और युद्ध के वर्ष। द बिग ट्रेल 1930, लॉबी कार्ड। गर्ल्स डिमांड एक्साइटमेंट 1931 के लिए लॉबी कार्ड। इवेलिन नैप और नताली किंगस्टन के साथ हिज प्राइवेट सेक्रेटरी 1933। राइडर्स ऑफ डेस्टिनी 1933 में वेन ने सिंगिन सैंडी सॉन्डर्स की भूमिका निभाई। द स्टार पैकर 1934। जीन रोजर्स और वार्ड बॉन्ड के साथ संघर्ष 1936। मार्शा हंट के साथ बॉर्न टू द वेस्ट 1937। जॉन ब्लोंडेल के साथ लेडी फॉर ए नाइट 1942। जॉन वेन और गेल रसेल एंजेल एंड द बैडमैन 1947। द बिग ट्रेल की व्यावसायिक विफलता के बाद वेन को ए पिक्चर्स में छोटी भूमिकाएं करने के लिए भेज दिया गया, जिसमें कोलंबिया की द डिसेवर 1931 भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने एक लाश की भूमिका निभाई थी। वह धारावाहिक द थ्री मस्किटर्स 1933 में दिखाई दिए, जो अलेक्जेंड्रे डुमास उपन्यास का एक अद्यतन संस्करण था, जिसमें नायक तत्कालीन उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी विदेशी सेना में सैनिक थे। उन्होंने कई कम बजट वाली पॉवर्टी रो वेस्टर्न में शीर्षक पर अपने नाम के साथ मुख्य भूमिका निभाई, ज्यादातर मोनोग्राम पिक्चर्स के लिए और मैस्कॉट पिक्चर्स कॉरपोरेशन के धारावाहिकों में। वेन के अपने अनुमान के अनुसार वह 1930 से 1939 तक इनमें से लगभग 80 हॉर्स ओपेरा में दिखाई दिए। 34 राइडर्स ऑफ डेस्टिनी 1933 उन्हें घुड़सवारी और अन्य पश्चिमी कौशल में स्टंटमैन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। 29 स्टंटमैन याकिमा कैनट और वेन ने स्टंट और ऑन स्क्रीन फिस्टिकफ तकनीक विकसित और परिपूर्ण की, जो अभी भी उपयोग में है। 36 इन शुरुआती पॉवर्टी रो वेस्टर्न में वेन को जिन मुख्य नवाचारों का श्रेय दिया जाता है, उनमें से एक है अच्छे लोगों को बुरे लोगों की तरह ही भरोसेमंद तरीके से लड़ने की अनुमति देना, उन्हें हमेशा साफ-सुथरी लड़ाई नहीं करवाकर। वेन ने दावा किया, मेरे आने से पहले यह मानक अभ्यास था कि नायक को हमेशा साफ-सुथरी लड़ाई लड़नी चाहिए। भारी को नायक के सिर पर कुर्सी से मारने या उस पर केरोसिन का दीपक फेंकने या उसके पेट में लात मारने की अनुमति थी।
लेकिन नायक केवल खलनायक को विनम्रता से नीचे गिरा सकता था और उसके उठने तक इंतजार कर सकता था। मैंने वह सब बदल दिया। मैंने कुर्सियां और लैंप फेंके। मैंने कड़ी लड़ाई लड़ी और मैंने गंदी लड़ाई लड़ी। मैंने जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। मैरियन रॉबर्ट मॉरिसन, 26 मई 1907, 11 जून 1979, जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वेन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता थे जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका करियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिकन न्यू वेव तक फला फूला, क्योंकि वे कुल 179 फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वे 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षणों में से एक थे, 3, 4 और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण हॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने वेन को क्लासिक अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष सितारों में से एक चुना। 5. वेन का जन्म विंटरसेट, आयोवा में हुआ था, लेकिन वे दक्षिणी कैलिफोर्निया में पले बड़े। बॉडी सर्फिंग दुर्घटना के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी फुटबॉल छात्रवृत्ति खोने के बाद 6. उन्होंने फॉक्स फिल्म कॉरपोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे ज्यादातर छोटे छोटे किरदारों में नजर आए, लेकिन उनकी पहली प्रमुख भूमिका राउल वॉल्श की वेस्टर्न द बिग ट्रेल 1930 में आई, जो एक शुरुआती वाइडस्क्रीन फिल्म महाकाव्य थी जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने 1930 के दशक में कई भी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से ज्यादातर वेस्टर्न फिल्में थीं, लेकिन वे कोई बड़ा नाम नहीं बन पाईं। जॉन फोर्ड की स्टेज कोच 1939 ने वेन को मुख्यधारा का सितारा बना दिया और उन्होंने कुल मिलाकर 142 मोशन पिक्चर्स में अभिनय किया। जीवनी लेखक रोनाल्ड डेविस के अनुसार जॉन वेन ने लाखों लोगों के लिए देश की सीमांत विरासत को मूर्त रूप दिया। 7. वेस्टर्न में वेन की अन्य भूमिकाओं में शामिल है रेड रिवर 1948 में चिशोलम ट्रेल पर अपने झुंड को ले जाता एक पशुपालक, द सर्चर्स 1956 में एक गृहयुद्ध के दिग्गज जिसकी भतीजी को कोमांचो के एक कबीले द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, द मैन हू शॉट लिबर्टी वैलेंस 1962 में एक परेशान पशुपालक जो एक महिला का हाथ पाने के लिए एक वकील जेम्स स्टीवर्ट से होड़ करता है, और ट्रू ग्रिट 1969 में एक झगड़ालू एक आंख वाला मार्शल, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार मिला। वेन को मॉरीन ओहारा के साथ द क्वाइट मैन 1952, डीन मार्टिन के साथ रियो ब्रावो 1959 और द लॉन्गेस्ट डे 1962, वेन ने 9 अप्रैल 1979 को अकादमी पुरस्कार समारोह में अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। 8, 9 और 2 महीने बाद पेट के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 10, 1980 में उन्हें मरणोपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 11, 12 प्रारंभिक जीवन। विंटरसेट, आयोवा में वह घर जहां वेन का जन्म हुआ था। वेन का जन्म मैरियन रॉबर्ट मॉरिसन के रूप में 26 मई 1907 को विंटरसेट, आयोवा में 224 साउथ सेकंड स्ट्रीट में हुआ था। 13 स्थानीय समाचार पत्र विंटरसेट मेडिसिनियन ने 30 मई 1907 के संस्करण के पेज 4 पर बताया कि जन्म के समय वेन का वजन 13 पाउंड लगभग 6 किलोग्राम था। वेन ने दावा किया कि जब उनके माता-पिता ने अपने अगले बेटे का नाम रॉबर्ट रखने का फैसला किया, तो उनका मध्य नाम जल्द ही रॉबर्ट से माइकल में बदल दिया गया था, लेकिन व्यापक शोध में ऐसा कोई कानूनी परिवर्तन नहीं मिला है। हालांकि यह अनौपचारिक रूप से बदला गया हो सकता है या दस्तावेज खो गया हो सकता है। वेन का कानूनी नाम जाहिर तौर पर उनके पूरे जीवन में मैरियन रॉबर्ट मॉरिसन रहा। 14, 15 हालांकि आज तक उनके मूल नाम को लगभग हमेशा मैरियन माइकल मॉरिसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। वेन के पिता क्लाइड लियोनार्ड मॉरिसन 1884 से 1937, अमेरिकी गृह युद्ध के दिग्गज मैरियन मिशेल मॉरिसन 1845 से 1915 के बेटे थे। वेन की मां पूर्व मैरी मॉली अल्बर्टा ब्राउन
1885 से 1970 लैंकेस्टर काउंटी, नेब्रास्का से थी। वेन के पास स्कॉटिश, स्कॉच आयरिश, अंग्रेजी और आयरिश वंश था। 16 उनके परदादा रॉबर्ट मॉरिसन बी 1782 ने अपनी मां के साथ काउंटी एंट्रीम, आयरलैंड छोड़ दिया। 1799 में न्यूयॉर्क पहुंचे और अंततः ओहियो के एडम्स काउंटी में बस गए। मॉरिसन मूल रूप से स्कॉटलैंड के आउटर हेब्राइड्स में लुईस के द्वीप से थे। 17 उनका पालन पोषण प्रेस्बिटेरियन में हुआ। 18 वेन का परिवार पामरेल, कैलिफोर्निया चला गया और फिर 1916 में ग्लेनडेल में 404 इसाबेल स्ट्रीट पर चला गया, जहां उनके पिता फार्मासिस्ट के रूप में काम करते थे। उन्होंने ग्लेनडेल यूनियन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने खेल और शिक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। वेन अपने हाई स्कूल की फुटबॉल टीम और उसकी वादविवाद टीम का हिस्सा थे। वह लैटिन सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे और स्कूल के अखबार के खेल कॉलम में योगदान देते थे। उन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स के लिए काम करने से इनकार करने के कारण द गनफाइटर 1950 में जिमी रिंगो की प्रमुख भूमिका ग्रेगरी पेक को खो दी, क्योंकि इसके प्रमुख हैरी कोहन ने कई साल पहले उनके साथ बुरा व्यवहार किया था जब वे एक युवा अनुबंधित खिलाड़ी थे। कोहन ने वेन के लिए प्रोजेक्ट खरीदा था, लेकिन वेन की नाराजगी बहुत गहरी थी और कोहन ने स्क्रिप्ट 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दी, जिसने पेक को उस भूमिका में कास्ट किया जिसे वेन बहुत चाहते थे, लेकिन जिसके लिए उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। 51 बैटजैक वेन द्वारा 1952 में सहस्थापित प्रोडक्शन कंपनी का नाम वेक ऑफ द रेड विच 1948 में काल्पनिक शिपिंग कंपनी बैटजैक के नाम पर रखा गया था, जो गारलैंड रोर्क के उपन्यास पर आधारित एक फिल्म थी। वेन के सचिव की एक वर्तनी की त्रुटि को बरकरार रखा गया था, जो भिन्नता के लिए जिम्मेदार थी। 50 बैटजैक और इसके पूर्ववर्ती वेनफेलो प्रोडक्शंस वह हाथ था जिसके माध्यम से वेन ने अपने और अन्य सितारों के लिए कई फिल्मों का निर्माण किया। इसके सबसे प्रसिद्ध गैरवेन प्रोडक्शन 7 मेन फ्रॉम नाउ 1956 थे, जिसने निर्देशक बर्ड बोइटिचर और स्टार रैंडोल्फ स्कॉट के बीच क्लासिक सहयोग की शुरुआत की। वेन की सबसे लोकप्रिय भूमिकाओं में से एक विलियम वेलमैन द्वारा निर्देशित द हाई एंड द माइटी 1954 थी, जो अर्नेस्ट के गैन के उपन्यास पर आधारित थी। एक वीर सहपायलट की उनकी भूमिका ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। वेन ने फ्लाइंग टाइगर्स 1942, फ्लाइंग लेदरनेक्स 1951, आइलैंड इन द स्काई 1953, द विंग्स ऑफ ईगल्स 1957 और जेट पायलट 1957 में एविएटर की भूमिका भी निभाई। वे 20 वर्षों में जॉन फोर्ड की लगभग 2 दर्जन फिल्मों में नजर आए, जिनमें शी वोर ए येलो रिबन 1949, द क्वाइट मैन 1952 और द विंग्स ऑफ ईगल्स 1957 शामिल है। पहली फिल्म जिसमें उन्होंने किसी को पिलग्रिम कहा, फोर्ड की द सर्चर्स 1956, को अक्सर वेन के बेहतरीन और सबसे जटिल अभिनय के लिए जाना जाता है। 14 मई 1958 को जॉर्ज गोबेल और डायना डोर्स अभिनीत हेल कैंटर की आई मैरिड ए वुमन लॉस एंजल्स में प्रदर्शित हुई। इसमें वेन ने खुद की भूमिका निभाई थी। 2 अक्टूबर को जॉन ह्यूस्टन की द बारबेरियन एंड द गीशा, जिसमें वेन ने मुख्य भूमिका निभाई और अपने निर्देशक के साथ हर समय टकराव में रहे, न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। 54 हॉवर्ड हॉक्स की रियो ब्रावो का प्रीमियर 18 मार्च 1959 को हुआ। इसमें वेन ने डीन मार्टिन, रिकी नेल्सन, एंजी डिकिंसन, वाल्टर ब्रेनन और वार्ड बॉन्ड सहित सहायक कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 55 जॉन फोर्ड की द हॉर्स सोल्जर्स का विश्व प्रीमियर 18 जून को लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में हुआ था। गृहयुद्ध के दौरान सेठ वेन ने विलियम होल्डन के साथ मुख्य भूमिका साझा की। 56 वेन ने द कॉन्करर 1956 में चंगेज खान की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों द्वारा नकारात्मक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा। 1960 के दशक वेन और जेम्स स्टीवर्ट द मैन हू शॉट लिबर्टी वैलेंस 1962 में। 1960 में
वेन ने डेवी क्रॉकेट की भूमिका निभाते हुए द अलामो का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें रिचर्ड विडमार्क ने जिम बॉवी की भूमिका निभाई। वेन को सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में निर्माता के रूप में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 57 उस वर्ष वेन ने हेनरी हैथवे की नॉर्थ टू अलास्का में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें स्टीवर्ट ग्रेंजर और एर्नी कोवाक्स भी थे। 58 1961 में वेन ने माइकल कर्टिस की द कॉमनचेरोस में स्टुअर्ट व्हिटमैन के साथ मुख्य भूमिका साझा की। 23 मई 1962 को वेन ने जेम्स स्टीवर्ट के साथ जॉन फोर्ड की द मैन हू शॉट लिबर्टी वैलेंस में अभिनय किया। 29 मई को हॉवर्ड हॉक्स की हैटारी का प्रीमियर हुआ। अफ्रीका में लोकेशन पर शूट किया गया, जिसमें वेन ने ट्रकों के बिस्तरों से जंगली जानवरों को पकड़ने की मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में जानवरों के साथ सभी दृश्य वास्तविक है। 4 अक्टूबर को द लॉन्गेस्ट डे ने अपना नाट्य प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें वेन ने एक शानदार कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। 62 हालांकि फिल्म के अन्य शीर्ष स्तर के अभिनेताओं ने अपनी भूमिका निभाने के लिए केवल $10,000 का टोकन भुगतान स्वीकार किया, जिससे बजट के लिए ऑल स्टार कास्ट संभव हो गया। निर्माता डेरिल एफ जैनक के साथ पहले के विवाद के कारण वेन को $1.25 मिलियन का भुगतान किया गया था। मुख्य कलाकारों विक मोरो सहित को उत्तरी कैलिफोर्निया के फोर्ट ऑर्ड में सेना के इन्फेंट्री प्रशिक्षण केंद्र में 1 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरना था। 63 मोरो ने उल्लेख किया कि फोर्ट ऑर्ड में कलाकारों के साथ काम करने वाले प्रशिक्षकों की एक आम मांग थी जॉन वेन की तरह व्यवहार न करना। बेचारा जॉन, मोरो ने एक रिपोर्टर से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जानता है कि वह सेना में लगभग एक गंदा शब्द है। वेन की दूसरी सफल भूमिका जॉन फोर्ड की स्टेज कोच 1939 में आई। 1930 के दशक में कम बजट वाली वेस्टर्न फिल्मों में वेन की बी मूवी की स्थिति और ट्रैक रिकॉर्ड के कारण फोर्ड को एबजट फिल्म के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई हुई। सभी प्रमुख स्टूडियो द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद फोर्ड ने स्वतंत्र निर्माता वाल्टर वेंगर के साथ एक सौदा किया, जिसमें क्लेयर ट्रेवर, जो उस समय बहुत बड़ी स्टार थीं, को शीर्ष बिलिंग मिली। स्टेज कोच एक बड़ी आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी और वेन एक मुख्यधारा के स्टार बन गए। कास्ट सदस्य लुइस प्लैट ने उस समय फोर्ड को यह कहते हुए श्रेय दिया कि वेन अपने आदर्श हर आदमी के रूप में अपनी अपील के कारण अब तक के सबसे बड़े स्टार बनेंगे। 38 द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के परिणामस्वरूप समाज के सभी क्षेत्रों से युद्ध के प्रयास के लिए समर्थन की बार आ गई और हॉलीवुड कोई अपवाद नहीं था। वेन को उनकी उम्र, पर्ल हार्बर के समय 34 वर्ष और पारिवारिक स्थिति 3A पारिवारिक स्थगन के रूप में वर्गीकृत के कारण सेवा से छूट दी गई थी। वेन ने जॉन फोर्ड को बार बार लिखा कि वह भर्ती होना चाहता है। एक अवसर पर उसने पूछा कि क्या वह फोर्ड की सैन्य इकाई में शामिल हो सकता है। 39 वेन ने एक ड्राफ्ट योग्य के रूप में अपने पुनर्वर्गीकरण को रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन रिपब्लिक स्टूडियोज उन्हें खोने के लिए जोरदार ढंग से प्रतिरोधी था, क्योंकि वह अनुबंध के तहत उनका एकमात्र ए-लिस्ट अभिनेता था। रिपब्लिक के अध्यक्ष हर्बर्ट जे येट्स ने वेन को अपने अनुबंध से पीछे हटने पर मुकदमा करने की धमकी दी। 40 यूएस नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड बताते हैं कि वेन ने वास्तव में आधुनिक CIA के अग्रदूत ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज OSS में सेवा करने के लिए एक आवेदन 42 किया था, लेकिन उनकी बोली अंततः असफल रही। वेन ने 1943 और 1944 में 3 महीने के लिए दक्षिण प्रशांत में अमेरिकी ठिकानों और अस्पतालों का दौरा किया। 43 USO के साथ 44 45 46 इस यात्रा के दौरान उन्होंने OSS के प्रमुख विलियम जे डोनोवन के अनुरोध को पूरा किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के कमांडर जनरल डगलस मैकार्थर या उनके कर्मचारी OSS के काम में बाधा डाल रहे थे। 88 डोनोवन ने बाद में OSS मिशन में वेन के योगदान को यादगार बनाने के लिए वेन को OSS सेवा प्रमाणपत्र जारी किया। 21
88। कई खातों के अनुसार सेना में सेवा करने में उनकी विफलता बाद में उनके जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गई। 39। बाद में उनकी विधवा ने सुझाव दिया कि बाद के दशकों में उनकी देशभक्ति अपराधबोध से उपजी थी। उन्होंने लिखा, वह अपने जीवन के बाकी समय में घर पर रहने के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश में एक सुपर देशभक्त बन गए। 48। वेन की पहली रंगीन फिल्म द शेफर्ड ऑफ द हिल्स 1941 थी, जिसमें उन्होंने अपने पुराने दोस्त हैरी कैरी के साथ सहअभिनय किया था। अगले वर्ष वह सेसिल बी. डेमिल द्वारा निर्देशित अपनी एकमात्र फिल्म टेक्निकलर महाकाव्य रीप द वाइल्ड विंड 1942 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने रे मिलैंड और पॉलेट गोडार्ड के साथ सहअभिनय किया। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब उन्होंने संदिग्ध मूल्यों वाले चरित्र को निभाया। अपने दौर के अधिकांश हॉलीवुड सितारों की तरह वेन रेडियो कार्यक्रमों में एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जैसे द हेरा हॉपर शो और द लॉयला पार्सन्स शो। उन्होंने स्क्रीन डायरेक्टर्स प्लेहाउस और लक्स रेडियो थिएटर जैसे कार्यक्रमों में नाटकीय भूमिकाओं में कई बार प्रस्तुति दी, मुख्य रूप से रेडियो के लिए अपनी फिल्मी भूमिकाओं का पुनर्निर्माण। 1942 में 6 महीने के लिए वेन ने फिल्म निर्देशक टे गार्नेट द्वारा निर्मित अपनी रेडियो एडवेंचर श्रृंखला 3 शीट्स टू द विंड में अभिनय किया। श्रृंखला में एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी शो वेन ने डैन ओब्रायन की भूमिका निभाई, जो एक जासूस था जो शराबखोरी को अपने खोजी प्रयासों के लिए एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करता था। शो को गार्नेट ने एक फिल्म संस्करण के लिए एक तरह का पायलट बनाने का इरादा किया था, हालांकि मोशन पिक्चर कभी सफल नहीं हुई। वेन दाए एंजल एंड द बैडमैन 1947 के एक छोटे क्लिप में अभिनय करते हुए चलाने के लिए क्लिक करें। गेल रसेल और जॉन वेन इन वेक ऑफ द रेड विच 1948। निर्देशक रॉबर्ट रॉसेन ने वेन को ऑल द किंग्समैन 1949 में मुख्य भूमिका की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कई मायनों में स्क्रिप्ट को गैर अमेरिकी मानते हुए इनकार कर दिया। 50। ब्रोड्रिक क्रॉफर्ड, जिन्हें अंतः भूमिका में लिया गया, ने 1949 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का ऑस्कर जीता। विडंबना यह है कि वेन को हराया, जिन्हें सेंस ऑफ इवो जीमा 1949 के लिए नामांकित किया गया था। 20 फरवरी 1963 को वेन ने जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित हाउ द वेस्ट वाज वॉन 64 के एक भाग में अभिनय किया। 12 जून को वेन ने अपनी अंतिम जॉन फोर्ड फिल्म डोनोवन रीफ में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें ली मार्विन सहकलाकार थे। 65। 13 नवंबर को वेन अभिनीत एक और फिल्म का प्रीमियर हुआ, एंड्रयू वी. मैक्लेग्लेन की मैक्लिंटॉक, एक बार फिर मॉरीन ओहारा के साथ। 66। 1964 में वेन ने क्लाउडिया कार्डिनले और रीटा हेवर्थ के साथ हेनरी हैथवे की सर्कस वर्ल्ड में प्रमुख भूमिका निभाई। 67। 15 फरवरी 1965 को वेन ने जॉर्ज स्टीवंस की द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड में एक सेंचुरियन की संक्षिप्त कैमियो भूमिका निभाई। 6 अप्रैल को उन्होंने ओटो प्रीमिंगर की इन हार्म्स वे में किर्क डगलस और पेट्रिसिया नील के साथ स्क्रीन साझा की। 69। 13 जून को उन्होंने डीन मार्टिन के साथ हेनरी हैथवे की द सन्स ऑफ केटी एल्डर में अभिनय किया। 70। 1966 में वेन मेलविल शेवेल्सन की कास्ट ए जाइंट शैडो में किर्क डगलस अभिनीत एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 71। 24 मई 1967 को वेन ने बर्ट कैनेडी की द वॉर वैगन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें किर्क डगलस दूसरे मुख्य कलाकार थे। 72। उस वर्ष उनकी दूसरी फिल्म हॉवर्ड हॉक्स की एल डोरडो रियो ब्रावो की एक बेहद सफल आंशिक रीमेक थी, जिसमें रॉबर्ट मिचम ने डीन मार्टिन की मूल भूमिका निभाई थी, जिसका प्रीमियर 7 जून को हुआ था। 73। 1968 में वेन ने रे केलॉग के साथ द ग्रीन बेरेट्स का सहनिर्देशन किया। 74, जो वियतनाम युद्ध के दौरान युद्ध के समर्थन में बनाई गई एकमात्र प्रमुख फिल्म थी। 25, वेन यह फिल्म बनाना चाहते थे क्योंकि उस समय हॉलीवुड को वियतनाम युद्ध के बारे में फिल्में बनाने में बहुत कम रुचि थी। 75, द ग्रीन बेरेट्स के फिल्मांकन के दौरान
वियतनाम के सेंट्रल हाईलैंड्स के डेगर या मोंटेग्नार्ड लोग साम्यवाद के खिलाफ भयंकर सेनानियों ने वेन को एक पीतल का ब्रेसलेट दिया, जिसे उन्होंने फिल्म और उसके बाद की सभी फिल्मों में पहनान। 50 उसी वर्ष वेन ने एंड्रयू वी मैक्लाग्लेन की हेलफाइटर्स में मुख्य भूमिका निभाई, जो तेल रिग की आग बुझाने वाले कर्मचारियों के बारे में एक फिल्म थी। 76 कैथरीन रॉस ने सहायक भूमिका निभाई। 13 जून 1969 को हेनरी हैथवे की ट्रू ग्रिट का प्रीमियर हुआ। रूस्टर कॉकबर्न की भूमिका के लिए वेन ने अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। 77 उसी वर्ष नवंबर में वेन अभिनीत एक और फिल्म रिलीज हुई, एंड्रयू वी मैक्लेग्लेन की द अनडिफिटेड विद रॉक हडसन। 78 1970 का दशक बाद का करियर। वेन और रिचर्ड बून बिग जेक स्क्रीनिंग में 1971। 24 जून 1970 को एंड्रयू वी मैक्लेग्लेन की चिसम सिनेमाघरों में चलनी शुरू हुई। वेन ने एक मवेशी फार्म के मालिक की भूमिका निभाई, जिसे पता चलता है कि एक व्यापारी अवैध रूप से पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 79 16 सितंबर को हॉवर्ड हॉक्स की रियो लोबो का प्रीमियर हुआ। वेन ने कर्नल कॉर्ड मैकनेली की भूमिका निभाई, जो गृहयुद्ध के अंत में सोने की खेप चुराने वाले कॉन्फेडरेट सैनिकों का सामना करता है। 80 यह रियो ब्रावो का एक और रीमेक था, हालांकि डीन मार्टिन या रॉबर्ट मिचम के बॉक्स ऑफिस कैलिबर के बिना। जून 1971 में जॉर्ज शेरमैन की बिग जेक ने अपनी शुरुआत की। वेन ने एक अलग-थलग पिता की भूमिका निभाई, जिसे अपने पोते का अपहरण करने वाले गिरोह का पता लगाना था। 81 यह फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिट रही। 1972 में वेन ने मार्क राइडेल की द काउबॉयज में अभिनय किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी, जिन्हें फिल्म से कोई खास लगाव नहीं था, ने लिखा, वेन, जाहिर है, अद्भुत रूप से अविनाशी है और वे लगभग एक आदर्श पिता बन गए हैं। 82 उसी वर्ष उन्हें अपने पिछले फुटबॉल अनुभव के लिए अटलांटा फाल्कन्स द्वारा एनएफएल ड्राफ्ट के अंतिम दौर में चुना गया था, हालांकि उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष होने के कारण लीग अधिकारियों ने इस चयन को अस्वीकार कर दिया था। 83 7 फरवरी 1973 को बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रॉबर्स रिलीज हुई। वेन एन मार्गेट, रॉड टेलर और बेन जॉनसन के साथ दिखाई दिए। 84 27 जून को एंड्रयू वी मैक्लेग्लेन की काहिल यूएस मार्शल का प्रीमियर हुआ, जिसमें वेन, जॉर्ज कैनेडी और गैरी ग्रिम्स थे। यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 85 1974 में वेन ने जॉन स्टरगेस के अपराध नाटक मैकक्यू में नामांकित जासूस की भूमिका निभाई। 86 25 मार्च 1975 को डगलस हिकॉक्स की ब्रेनिगन का प्रीमियर हुआ। इसमें वेन ने लंदन में एक संगठित अपराध नेता की तलाश में शिकागो पुलिस लेफ्टिनेंट जिम ब्रेनिगन की भूमिका निभाई। 87 17 अक्टूबर को रूस्टर कॉकबर्न ने अपना नाटकीय प्रदर्शन शुरू किया। वेन ने अमेरिकी मार्शल रूबेन जे. रूस्टर कॉकबर्न 88 के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें द अफ्रीकन क्वीन के कथानक के मजबूत तत्व थे, साथ ही कैथरीन हेपबर्न उनकी प्रमुख महिला थीं। 1976 में वेन ने डॉन सीगल की द शूटिस्ट में अभिनय किया, जिसमें लॉरेन बैकल, रॉन हॉवर्ड और जेम्स स्टीवर्ट भी थे। यह वेन की अंतिम सिनेमाई भूमिका थी, जिसका मुख्य पात्र जेबी बुक्स कैंसर से मर रहा था, जिससे वेन 3 साल बाद खुद भी हार गया। इसमें लगभग 30 साल पहले की द गनफाइटर से कई कथानक समानताएं हैं, एक ऐसी भूमिका जो वेन चाहते थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। 50 अपनी नाटकीय रिलीज पर इसने घरेलू स्तर पर 13 406 138 की कमाई की। यूएस थिएट्रिकल रेंटल के रूप में लगभग $6 मिलियन कमाए गए। 89 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 90 इसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 1976 की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामित किया गया था। शिकागो सन-टाइम्स के फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने 1976 की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की अपनी सूची में द शूटिस्ट को 10वें स्थान पर रखा। 91 फिल्म को ऑस्कर,
गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। व्यक्तिगत जीवन। वेन ने 3 बार शादी की और 2 बार तलाक लिया। उनकी पत्नियों में स्पेनिश अमेरिकी मूल की जोसेफिन एलिसिया सेन्स और लैटिन अमेरिका की 2 महिलाएं एस्पेरांजा बाउर और पिलर पैलेट शामिल थीं। जोसेफिन से उनके 4 बच्चे हुए। माइकल वेन 1934 से 2003, मैरी एंटोनिया टोनी वेन लाकावा 1936 से 2000, पैट्रिक वेन जन्म 1939 और मेलिंडा वेन मुनोज 1940 से 2022। पिलर से उनके 3 और बच्चे हुए। आयसा वेन जन्म 1956, जॉन एथन वेन जन्म 1962 और मारिसा वेन जन्म 1966। वेन के कई बच्चों ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में प्रवेश किया। बेटे एथन को कुछ फिल्मों में जॉन एथन वेन के रूप में पेश किया गया था और 1990 के दशक में एडा 12 टेलीविजन श्रृंखला के अपडेट में मुख्य भूमिका निभाई थी। 92 एथन अपने पिता के करियर से संबंधित कथित रूप से मर्चेंडाइज को प्रमाणित करने में मदद करने के लिए हिस्ट्री चैनल के शो पॉर्न स्टार्स में भी दिखाई दिए हैं। पोती जेनिफर वेन, आयसा की बेटी, कंट्री म्यूजिक ग्रुप रनवे जून की सदस्य है। 93 1971 में नॉट्सबेरी फार्म में वेन अपनी तीसरी पत्नी पिलर पैलेट के साथ। 1973 में वेन को पिलर नामक एक उत्साही टेनिस खिलाड़ी ने कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में जॉन वेन टेनिस क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1995 में क्लब को पूर्व महाप्रबंधक केन स्टुअर्ट को बेच दिया गया और इसे पैलिसेड्स टेनिस क्लब बना दिया गया। द क्वाइट मैन 1952 में वेन ने माइकेलीन ओगे, फ्लिन, बैरी फिट्जगेराल्ड द्वारा चित्रित को बताया कि वह 6 फीट 4.5 194 सेंटीमीटर है। यह कथन पिलर की पुस्तक जॉन वेन माई लाइफ विद द ड्यूक द्वारा पुष्टि की गई है। 94 मैक्सिकन पूर्व अभिनेत्री एस्पेरांजा बाउर से उनका तलाक तूफानी रहा। उनका मानना था कि वेन और सहकलाकार गेल रसेल के बीच संबंध थे, एक ऐसा दावा जिसे वेन और रसेल दोनों ने नकार दिया। जिस रात फिल्म एंजल एंड द बैडमैन 1947 खत्म हुई, उस रात कलाकारों और क्रू के लिए हमेशा की तरह पार्टी रखी गई थी और वेन बहुत देर से घर आए। जब तक वे पहुंचे एस्पेरांजा नशे में घुत थी और उसने सामने के दरवाजे से अंदर आते ही उन्हें गोली मारने का प्रयास किया। 50 वेन के कई हाई प्रोफाइल अफेयर थे, जिनमें से एक मेरले ओबेरॉन के साथ था जो 1938 से 1947 तक चला। 95 1973 में पिलर से अलग होने के बाद वेन रोमांटिक रूप से शामिल हो गए और 1979 में अपनी मृत्यु तक अपने पूर्व सचिव पैट स्टेसी 1941 से 1995 के साथ रहते थे। 25 स्टेसी ने 1983 में उनके साथ अपने जीवन के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका शीर्षक था ड्यूक, ए लव स्टोरी। 96 1940 के दशक में वेन के बाल पतले होने लगे और उन्होंने दशक के अंत तक हेयरपीस पहनना शुरू कर दिया था। 97 उन्हें कभी कभी सार्वजनिक रूप से हेयरपीस के बिना देखा जाता था, जैसे कि लाइफ के अनुसार गैरी कूपर के अंतिम संस्कार में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक उपस्थिति के दौरान वेन से एक छात्र ने पूछा, क्या यह सच है कि आपका टॉपी असली बाल है? उन्होंने जवाब दिया, ठीक है सर, यह असली बाल है। मेरे नहीं, बल्कि असली बाल है। 98 एक करीबी दोस्त, कैलिफोर्निया के कांग्रेसी अल्फोंजो ई बेल जूनियर ने वेन के बारे में लिखा, ड्यूक का व्यक्तित्व और हास्य की भावना आम जनता द्वारा बड़े पर्दे पर देखी गई चीजों के बहुत करीब थी। यह शायद इन शब्दों में सबसे अच्छी तरह से दिखाया गया है जो उन्होंने एक पट्टिका पर उकेरे थे। हममें से प्रत्येक कुछ अच्छे और कुछ इतने अच्छे नहीं गुणों का मिश्रण है। अपने साथी मनुष्य पर विचार करते समय अच्छी चीजों को याद रखना महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ इसलिए निर्णय लेने से बचना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति एक गंदा, सड़ा हुआ सौभ है। 99 वेन को साहित्य का शौक था। उनके पसंदीदा लेखक चार्ल्स डिकेंस, आर्थर कॉनन डॉयल
और अगाथा क्रिस्टी थे। उनकी पसंदीदा किताबें डेविड कॉपरफील्ड और कॉनन डॉयल के ऐतिहासिक उपन्यास द व्हाइट कंपनी और सर निगेल थीं। वेन एक शतरंज खिलाड़ी थे। रोजर एबर्ट याद करते हैं कि चिसम के सेट पर हम शतरंज का खेल खेल रहे थे। हम दोनों एक उल्टे सेब के डिब्बे पर बोर्ड पर झुके हुए थे। वेन अपनी पुरानी सिले हुए चमड़े की निर्देशक की कुर्सी पर झुके हुए थे। उनके पास किबिच्चर की भील थी, रैंगलर, एक्स्ट्रा, पुराने साथी, शराब पीने वाले दोस्त, मैक्सिकन स्टंटमैन के एक जोड़े। उन्होंने बोर्ड का अध्ययन किया, हंसी से दहाड़े और कहा, भगवान, लानत है, तुमने मेरी रानी को फंसा लिया है। हमने बोर्ड का अध्ययन किया। मैंने एक निर्णायक चाल चली। मैंने अभी ऐसा क्यों कहा? उन्होंने पूछा। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो आप इसे नहीं देखते। 100 माइकल मुन के अनुसार जब वेन से रॉक हडसन की कामुकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर वह समलैंगिक है तो कौन परवाह करता है? वह आदमी शानदार शतरंज खेलता है। 101 उन्होंने कई पश्चिमी फिल्मों में उसी 1873 कोल्ट सिंगल एक्शन आर्मी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया जिसमें वे दिखाई दिए। 102 103 वेन युवावस्था से ही सिगरेट के लगातार धूम्रपान करने वाले थे और 1964 में उन्हें फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। उनका पूरा बायां फेफड़ा, 104 और 2 पसलियां निकालने के लिए उनकी सफल सर्जरी हुई। उनके व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा उन्हें अपनी बीमारी के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने से रोकने के प्रयासों के बावजूद, इस डर से कि इससे उन्हें काम से हाथ धोना पड़ेगा, वेन ने घोषणा की कि उन्हें कैंसर है और लोगों से निवारक जांच करवाने का आह्वान किया। 5 साल बाद वेन को कैंसर मुक्त घोषित किया गया। वेन को कैंसर के लिए एक व्यंजना के रूप में द बिग सी शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। 105 वेन के जीवनी लेखक माइकल मुन ने वेन की शराब पीने की आदतों का विवरण दिया। 21 सैम ओस्टीन के संस्मरण कट टू द चेज के अनुसार स्टूडियो निर्देशक दोपहर से पहले वेन के दृश्यों को शूट करना जानते थे क्योंकि दोपहर तक वह एक शराबी बन चुके थे। 106 रोजर एबर्ट ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, टकीला आपके सिर को चोट पहुंचाती है, आपके है गोवर से नहीं, गिरने और अपने सिर पर चोट लगने से। 100 वह बहुत सक्रिय फ्रीमेसन थे। उन्हें टक्सन, एरिजोना में मैरियन मैकडेनियल लॉज नंबर 56 F&AM में मास्टर मेसन बनाया गया था। 107 108 109 वह 32वीं डिग्री स्कॉटिश राइट मेसन बन गए और बाद में साथी अभिनेता रॉय रोजर्स के साथ लॉस एंजिल्स में अल मलाइका श्राइन मंदिर में शामिल हो गए। बाद में वह यॉर्क रीट के सदस्य बन गए। 110 111 अपने बचपन के दौरान वह ग्लेंडेल में एक स्थानीय डेमोले चैप्टर के सदस्य थे। 1960 के दशक की शुरुआत में वेन अक्सर पनामा की यात्रा करते थे और उन्होंने उस देश के प्रशांत तट से दूर टैबोरसिल्लो द्वीप खरीदा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति ने इसे बेच दिया। वेन की नौका वाइल्ड गूज उनकी पसंदीदा संपत्तियों में से एक थी। उन्होंने इसे न्यूपोर्ट बीच हार्बर में डॉक किया था और इसे 2011 में यूएस नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेस में सूचीबद्ध किया गया था। 112 वेन खुद को एक अभिनेता के बजाय एक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में सोचते थे और महसूस करते थे कि अच्छे और बुरे अभिनय के बीच का अंतर अभिनय और प्रतिक्रिया में था। उन्होंने इस अंतर को समझाया। एक खराब फिल्म में आप उन्हें हर जगह अभिनय करते हुए देखते हैं। एक अच्छी फिल्म में वे जिस स्थिति में होते हैं उसके अनुसार तार्किक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं ताकि दर्शक अभिनेताओं के साथ अपनी पहचान बना सकें। अभिनय के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर वेन ने टिप्पणी की, मैं नाटकीय संवादों को बिना नाटकीयता के पढ़ता हूं और स्थितियों पर सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता हूं। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसे अच्छी तरह से करने की कोशिश में बिताया है और मैं इसे अभी तक सीख नहीं पाया हूं।
अपनी पीढ़ी के कई अभिनेताओं की तरह वेन को मेथड एक्टिंग पसंद नहीं थी और एक बार उनके बारे में कहा, जो अभिनेता अपनी नाक खुजाते हैं उन्हें सभी संवाद करने दे, बस मुझे प्रतिक्रिया का क्लोजअप दें। 153 हॉवर्ड हॉक्स, जिन्होंने उन्हें 5 फिल्मों में निर्देशित किया, ने महसूस किया कि अपने एक फेफड़े को खोने के बाद वेन एक बेहतर अभिनेता बन गए। हॉक्स ने समझाया, वेन ने जो फेफड़ा खो दिया था उसके कारण वह अपनी संवादों को अलग तरह से पढ़ता है। वह अजीब जगहों पर रुक जाता है क्योंकि अब उसकी सांस पहले जैसी नहीं रही। यह उपकरण बहुत प्रभावी है क्योंकि आप उस पर नजर रखते हैं और उसके खत्म होने का इंतजार करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। राउल वॉल्श ने कहा, वेन कम अभिनय करते हैं और यह बहुत प्रभावी है, इसलिए नहीं कि वह कम अभिनय करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो ऐसा करना मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ज्यादा अभिनय नहीं कर सकते। 154 बॉक्स ऑफिस पर अपनी लोकप्रियता के बावजूद वेन को अक्सर अपने करियर के दौरान एक ही तरह के किरदार निभाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 1969 में रोजर एबर्ट के साथ एक साक्षात्कार में वेन ने टिप्पणी की, बेशक वे मुझे जॉन वेन की इतनी सारी चीजें देते हैं, दावा करते हैं कि मैं हमेशा एक ही भूमिका निभाता हूं। ऐसा लगता है कि किसी को याद नहीं है कि द क्वाइट मैन या इवो जिमा या येलो रिबन में लोग कितने अलग थे, जहां मैं 35 साल का था और 65 साल के व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था। एक स्टार बने रहने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा साथ लाना होगा। हजारों अच्छे अभिनेता एक दृश्य को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक स्टार को दृश्य को आगे बढ़ाना होता है और फिर भी बिना किसी दखल के अपने चरित्र को उसमें शामिल करना होता है। 155 जीन हैकमैन ने कहा कि वेन अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे। आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वह एक अभिनेता के रूप में कितने अच्छे थे। दृश्य पर उनकी पकड़ थी और उनमें इतना करिश्मा था। 156 पुरस्कार, समारोह और ऐतिहासिक स्थल। आयरीन डन, वेन, रोजलिंड रसेल और जेम्स स्टीवर्ट हाउ द वेस्ट वाज वॉन प्रीमियर में 1962। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी के रूप में वेन की स्थायी स्थिति को औपचारिक रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा 2 सर्वोच्च नागरिक अलंकरणों के रूप में मान्यता दी गई थी। 26 मई 1979 को अपने 72वें जन्मदिन पर वेन को कांग्रेसल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड की हस्तियां और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार के अमेरिकी नेताओं, जिनमें मॉरीन ओहारा, एलिजाबेथ टेलर, फ्रैंक सिनात्रा, माइक फ्रैंकोविच, कैथरीन हेपबर्न, जनरल और श्रीमती उमर ब्रैडली, ग्रेगरी पेक, रॉबर्ट स्टैक, जेम्स अर्नेस और किर्क डगलस शामिल थे, ने पुरस्कार के समर्थन में कांग्रेस के सामने गवाही दी। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष रॉबर्ट एल्ड्रिच ने विशेष रूप से उल्लेखनीय बयान दिया, आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मैं एक पंजीकृत डेमोक्रेट हूं और मेरी जानकारी के अनुसार ड्यूक द्वारा समर्थित किसी भी राजनीतिक विचार को साझा नहीं करता। हालांकि चाहे वह बीमार हो या स्वस्थ, जॉन वेन इस समुदाय में सामान्य राजनीतिक तीक्ष्णता से बहुत आगे है। अपने साहस, अपनी गरिमा, अपनी ईमानदारी और एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा, एक नेता के रूप में अपनी ताकत, अपने शानदार करियर के दौरान एक इंसान के रूप में अपनी गर्मजोशी के कारण वह हमारे दिलों और दिमागों में एक अद्वितीय स्थान के हकदार है। इस उद्योग में हम अक्सर लोगों का न्याय करते हैं, कभी कभी गलत तरीके से, यह पूछकर कि क्या उन्होंने अपना बकाया चुकाया है। जॉन वेन ने बार बार अपना बकाया चुकाया है और मुझे उन्हें अपना मित्र मानने पर गर्व है और मैं इस बात के पक्ष में हूं कि मेरी सरकार श्री वेन द्वारा किए गए योगदान को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से मान्यता दे। 157 वेन को 9 जून 1980 को राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा मरणोपरांत स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया था। उन्होंने 1977 में कार्टर के उद्घाटन समारोह में वफादार विपक्ष के सदस्य के रूप में भाग लिया था, जैसा कि उन्होंने इसे वर्णित किया था। 1998 में उन्हें अपने फिल्मी करियर के दौरान नौसेना,
और सेना के समर्थन के लिए यूएस नेवी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा नौसेना विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने क्लासिक हॉलीवुड सिनेमा के महानतम पुरुष स्क्रीन लीजेंड्स में वेन को 13वें स्थान पर रखा। मई 1971 में प्लेबॉय पत्रिका ने वेन के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने वियतनाम युद्ध के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 133 और संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक मुद्दों और नस्ल संबंधों के बारे में अपनी राय के लिए सुर्खियां बटोरीं। 134 बहुत से अश्वेतों में उनके असंतोष के साथ साथ काफी आक्रोश भी है और संभवतः यह उचित भी है, लेकिन हम अचानक अपने घुटनों पर नहीं बैठ सकते और सब कुछ अश्वेतों के नेतृत्व को नहीं सौंप सकते। मैं श्वेत वर्चस्व में तब तक विश्वास करता हूं जब तक अश्वेतों को जिम्मेदारी के स्तर तक शिक्षित नहीं किया जाता। मुझे नहीं लगता कि हमने इस महान देश को भारतीयों से छीनकर गलत किया। हमने उनसे इस देश को तथाकथित रूप से छीन लिया, जो सिर्फ अस्तित्व की बात थी। बहुत से लोगों को नई जमीन की जरूरत थी और भारतीय स्वार्थी रूप से इसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। 23, 289, 135, 136, 137। उसी प्लेबॉय साक्षात्कार में उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि क्या सामाजिक कार्यक्रम देश के लिए अच्छे हैं। मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं। 20 के दशक के आखिर में, जब मैं यूएससी में द्वितीय वर्ष का छात्र था, मैं खुद एक समाजवादी था, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो नहीं। औसत कॉलेज का बच्चा आदर्श रूप से चाहता है कि हर किसी को हर भोजन में आइसक्रीम और केक मिले, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है और अपने साथियों की जिम्मेदारियों के बारे में अधिक सोचता है, उसे पता चलता है कि यह उस तरह से काम नहीं कर सकता है कि कुछ लोग बस अपना बोझ नहीं उठाएंगे। मैं कल्याण में विश्वास करता हूं, एक कल्याणकारी कार्यक्रम। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठकर कल्याण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि अच्छी तरह से शिक्षित मूर्ख आलसी और शिकायत करने वाले लोगों के लिए माफी क्यों मांगते रहते हैं, जो सोचते हैं कि दुनिया उन्हें जीने के लिए बाध्य करती है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कायरों के लिए बहाने क्यों बनाते हैं, जो पुलिस के चेहरे पर थूकते हैं और फिर न्यायिक रोती बहनों के पीछे भागते हैं। मैं इन लोगों को नहीं समझ सकता जो किसी अपराधी की जान बचाने के लिए तख्तियां लेकर चलते हैं, फिर भी निर्दोष पीड़ित के बारे में नहीं सोचते। 133 वेन ने यह भी कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने इस महान देश को भारतीयों से छीनकर कोई गलती की है। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें नई जमीन की जरूरत थी और भारतीय स्वार्थी होकर इसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। 138 फरवरी 2019 में प्लेबॉय का इंटरव्यू फिर से सामने आया। 139 जिसके परिणामस्वरूप जॉन वेन एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की गई। 140 जॉन वेन के बेटे एथन ने उनका बचाव करते हुए कहा, किसी ऐसे इंटरव्यू के आधार पर किसी का न्याय करना अन्याय होगा जिसे संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है। 141 जून 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध प्रदर्शन के दौरान एयरपोर्ट का नाम बदलकर ऑरेंज काउंटी एयरपोर्ट करने की मांग फिर से शुरू हुई। 142 अक्टूबर 2019 में यूएससी के छात्र कार्यकर्ताओं ने इंटरव्यू का हवाला देते हुए वेन को समर्पित एक प्रदर्शनी को हटाने का आह्वान किया। 143 जुलाई 2020 में यह घोषणा की गई कि प्रदर्शनी को हटा दिया जाएगा। 144 मौत। हालांकि उन्होंने बीमारी से बचने के प्रयास में कैंसर वैक्सीन अध्ययन में दाखिला लिया। 104 वेन की मृत्यु 11 जून 1979 को 72 वर्ष की आयु में लॉस एंजिल्स के यूसीएलए मेडिकल सेंटर में पेट के कैंसर से हुई। 145 उन्हें न्यूपोर्ट बीच के कोरोना डेल मार में पैसिफिक व्यू मेमोरियल पार्क कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनके बेटे पैट्रिक और उनके पोते मैथ्यू मुनोज के अनुसार, जो कैलिफोर्निया के ऑरेंज सूबा में पुजारी थे, वेन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया था। 146, 147, 148 उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी समाधि पर फियो फुएर्टे वाई फॉर्मल लिखा हो।
एक स्पेनिश समाधिलेख जिसे वेन ने बदसूरत, मजबूत और प्रतिष्ठित के रूप में वर्णित किया है। 149 उनकी कब्र। कल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आधी रात को बहुत साफ सुथरा हमारे पास आता है। जब यह आता है तो यह एकदम सही होता है और यह खुद को हमारे हाथों में सौंप देता है। यह उम्मीद करता है कि हमने कल से कुछ सीखा है। 150 151 परंपरा। अभिनय मूल्यांकन। टुली मार्शल और वेन के साथ द बिग ट्रेल 1930 के लिए लॉबी कार्ड। वेन और याकिमा कैनट के साथ सेजब्रश ट्रेल 1933 के लिए लॉबी कार्ड। द कॉमनचेरोस 1961 में वेन। 1974 में फिल्म समीक्षक चार्ल्स चैंपलिन ने वेन के बारे में लिखा, वेन एक मोशन पिक्चर अभिनेता है, पहले, आखिरी और हमेशा, जिन्होंने किसी और की तरह ही शक्तिशाली तरीके से परिभाषित किया कि इसका क्या मतलब है। शुरुआती दिनों में कम खर्चीले और तीव्र अभिनय से लेकर सुबह के टेलीविजन पर आज भी चलने वाले कम कीमत वाले डस्टर में वेन की मौजूदगी लेंस और शटर से होते हुए फिल्म तक पहुंच गई है। 152 जॉन फोर्ड ने उनके बारे में कहा, वे किसी किताब से निकले हुए नहीं है जो अभिनय के नियमों से संचालित होते हैं। वे जॉन वेन का किरदार निभाते हैं, एक कठोर अमेरिकी व्यक्ति। वे उन विधि अभिनेताओं में से नहीं है जैसे न्यूयॉर्क के ड्रामा स्कूलों से यहां भेजे जाते हैं। वे वास्तविक है, पूरी तरह से स्वाभाविक है। ली स्ट्रैसबर्ग ने देखा कि वेन साथी अभिनेताओं स्पेंसर ट्रेसी और गैरी कूपर के समान थे, जो अभिनय करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद बनने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय में वेन हॉलीवुड में एक मुखर रूप से प्रमुख रूढ़िवादी रिपब्लिकन थे जो कम्युनिस्ट विरोधी पदों का समर्थन करते थे। 113 हालांकि उन्होंने 1936 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए मतदान किया और 1948 में रिपब्लिकन उम्मीदवार थॉमस ई डेवी का समर्थन करने के बावजूद रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी, साथ ही डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के लिए प्रशंसा व्यक्त की। 114 115 उन्होंने 1949 में इसके अध्यक्ष चुने जाने से पहले फरवरी 1944 में अमेरिकी आदर्शों के संरक्षण के लिए रूढ़िवादी मोशन पिक्चर एलायंस बनाने में भाग लिया। एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी और हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमिटी HUAC के मुखर समर्थक उनके व्यक्तिगत विचारों को ब्लैक लिस्ट के एक सक्रिय अंदरूनी प्रवर्तक के रूप में अभिव्यक्ति मिली, जिसने कई अभिनेताओं और लेखकों के रोजगार को नकार दिया और उनके करियर को कमजोर कर दिया, जिन्होंने जीवन में पहले अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक मान्यताओं को व्यक्त किया था। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वेन की अक्सर कम्युनिस्ट विरोधी राजनीति के लिए हत्या कर दी जानी चाहिए, जबकि वे उनकी फिल्मों के प्रशंसक थे। 116 117 वेन सीनेटर जोसेफ मैकार्थी के समर्थक थे। 118 वेन ने 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का समर्थन किया, लेकिन जब जॉन एफ कैनेडी ने चुनाव जीता, तब उन्होंने देशभक्ति के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन वे मेरे राष्ट्रपति हैं और मुझे उम्मीद है कि वे अच्छा काम करेंगे। 119 उन्होंने रूढ़िवादी कारणों का समर्थन करने के लिए अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल किया, जिसमें आर्थिक रूप से सफल फिल्म द ग्रीन बेरेट्स 1968 का निर्माण, सहनिर्देशन और उसमें अभिनय करके वियतनाम युद्ध के लिए समर्थन जुटाना शामिल था। 120 1960 में वे कम्युनिस्ट विरोधी जॉन बर्च सोसाइटी में शामिल हो गए, लेकिन संगठन द्वारा पानी की आपूर्ति के फ्लोराइडेशन को कम्युनिस्ट साजिश के रूप में निंदित करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। 121 1964 में वेन बैरी गोल्डवाटर के कट्टर समर्थक थे और उनके लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया। 122 हॉलीवुड में सबसे उच्च प्रोफाइल वाले रिपब्लिकन स्टार के रूप में उनकी स्थिति के कारण धनी टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने वेन को उनके मित्र और साथी अभिनेता सीनेटर जॉर्ज मर्फी की तरह 1968 में राष्ट्रीय कार्यालय के लिए दौड़ने के लिए कहा। उन्होंने मजाक में मना कर दिया और कहा
कि उन्हें विश्वास नहीं है कि जनता व्हाइट हाउस में एक अभिनेता पर गंभीरता से विचार करेगी। इसके बजाय उन्होंने 1966 और 1970 में कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए अपने मित्र रोनाल्ड रीगन के अभियानों का समर्थन किया। उन्हें डेमोक्रेटिक अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस के लिए रनिंग मेट बनने के लिए कहा गया था, जिन्हें अमेरिकी इंडिपेंडेंट पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया था उनके 1968 के अभियान में, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 113 और रिचर्ड निक्सन के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया। 123 1971 में वेन ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को, जो उनके मित्र थे, पत्र लिखकर निक्सन की चीन यात्रा की योजना का विरोध किया। वेन ने उस यहूदी किसिंजर के बारे में कुछ नफरत भरा साहित्य संलग्न किया, जिसने चीनी नेताओं के साथ ऐतिहासिक बैठक की बातचीत की थी। 124 वेन ने पनामा नहर को वापस करने के मुद्दे पर कई रूढ़िवादियों से खुलकर मतभेद किया, क्योंकि उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में पनामा नहर संधि का समर्थन किया था। 125 जबकि रीगन, जेसी हेल्म्स और स्ट्रोम थर्मन जैसे रिपब्लिकन नेता चाहते थे कि अमेरिका नहर पर पूरा नियंत्रण बनाए रखे, वेन और साथी रूढ़िवादी विलियम एफ बकले का मानना था कि पनामावासियों को नहर पर अधिकार है, और उन्होंने राष्ट्रपति जिमी कार्टर का पक्ष लिया। वेन पनामा के नेता उमर टोरिजोस हेरेरा के करीबी दोस्त थे, और वेन की पहली पत्नी जोसेफिन पनामा की मूल निवासी थीं। संधि के प्रति उनके समर्थन ने उन्हें जीवन में पहली बार नफरत भरे मेल भेजे। 126 127 1973 में अभिनेता मार्लन ब्रैंडो ने फिल्म उद्योग द्वारा आज अमेरिकी भारतीयों के साथ किए जा रहे व्यवहार के कारण अपने द्वारा जीता गया ऑस्कर लेने से इनकार कर दिया। ब्रैंडो पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मूल अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सचिन लिटिलफेदर से कहा कि वे पुरस्कार जीतने की स्थिति में समारोह में शामिल हों और इनकार करने वाला भाषण दें। वेन कथित तौर पर विंग्स में इंतजार कर रहे थे और उनकी मौजूदगी से इतने नाराज थे कि लिटिलफेदर ने कहा, वह मुझे जबरन मंच से उतारने के लिए मेरी ओर आ रहे थे, और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए 6 सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोका गया। 128 हालांकि 2022 में एक जांच में पाया गया कि ऐसा होने की संभावना नहीं है, और लिटिलफेदर के पास ऐसा होते हुए देखने का कोई तरीका नहीं था। 129 रोजर एबर्ट ने लिखा कि वेन को अपनी राजनीति के बारे में हास्य की भावना थी। वे याद करते हैं कि वेन ने उन्हें अपने घर का दौरा कराया था। उन्होंने आइजनहावर, निक्सन, गोल्डवाटर और जे. एडगर हूवर की हस्ताक्षरित तस्वीरें दिखाईं। मैंने कहा कि मुझे पेशाब करना है। बाथरूम की दीवार पर उन्होंने ह्यूबर्ट हम्फ्री की एक तस्वीर लगाई थी, जिस पर आपके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक प्रशंसा के साथ लिखा था। 130 कोलोराडो कांग्रेस की महिला पैट श्रोएडर ने याद किया कि जॉन वेन ने मुझे वियतनाम युद्ध के दौरान एक चांदी का सिगरेट लाइटर दिया था, जिस पर लिखा था, कम्युनिज्म को भार में जाओ। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है। मुझे अभी भी नहीं पता। 131 वामपंथी कार्यकर्ता एबी हॉफमैन ने वेन की विलक्षणता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मुझे वेन की संपूर्णता, उनकी शैली पसंद है। जहां तक उनकी राजनीति का सवाल है, तो मुझे लगता है कि गुफावासी भी उन डायनासोरों के प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस करते थे जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहे थे। निबंध जॉन वेन ए लव सॉन्ग में जॉन डिडियन ने याद किया कि उन्होंने पहली बार वेन को एक फिल्म में कब देखा था। यह 1943 की गर्मियों की बात है, जब बाहर बहुत गर्म हवा चल रही थी। मैंने पहली बार जॉन वेन को देखा, उन्हें चलते हुए देखा, उनकी आवाज सुनी, उन्हें वॉर ऑफ द वाइल्डकैट्स नामक एक फिल्म में लड़की से कहते हुए सुना कि वह उसके लिए एक घर बनाएंगे, नदी के उस मोड़ पर जहां कपास के पेड़ उगते हैं। जैसा कि हुआ, मैं एक ऐसी महिला के रूप में बरी नहीं हुई जो पश्चिमी फिल्मों की नायिका हो, और हालांकि जिन पुरुषों को मैं जानती हूं, उनमें कई गुण हैं, और वे मुझे कई जगहों पर रहने के लिए ले गए हैं जहां मैं प्यार करने लगी हूं। वे कभी भी जॉन वेन नहीं रहे, और वे मुझे कभी नदी के उस मोड़ पर नहीं ले गए जहां कपास के पेड़ उगते हैं।
मेरे दिल के उस हिस्से की गहराई में जहाँ कृत्रिम बारिश हमेशा होती है, वह अभी भी वह पंक्ति है जिसे मैं सुनना चाहती हूँ। जब जॉन वेन मेरे बचपन से गुजरे, और शायद आपके बचपन से, तो उन्होंने हमेशा के लिए हमारे कुछ सपनों के आकार निर्धारित कर दिए। यह संभव नहीं लगता था कि ऐसा आदमी बीमार पड़ सकता है, अपने भीतर सबसे अकथनीय और असहनीय बीमारी लेकर चल सकता है। 158 वेन की सबसे स्थायी छवि एक विस्थापित अकेले व्यक्ति की है जो उसी सभ्यता से असहज है जिसे वह स्थापित करने और संरक्षित करने में मदद कर रहा है। उसकी पहली उपस्थिति में हम आमतौर पर एक बहुत ही निजी व्यक्ति को महसूस करते हैं जो अतीत से किसी घाव, हानि या शिकायत से ग्रस्त है। अपने सबसे अच्छे रूप में वह जीवन की एक दुखद दृष्टि के बहुत करीब है, महान अभिनय से जुड़े रहस्य को पेश करता है। फिल्म इतिहासकार एंड्रयू सरिस 1979 159 वेन के सम्मान में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों का नाम रखा गया है, जिसमें ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में जॉन वेन हवाई अड्डा शामिल है, जहां प्रवेश द्वार पर उनकी 9 फुट 2.7 मीटर की कांस्य गुरस्वार प्रतिमा खड़ी है। 134 जॉन वेन मरीना, 160 जिसके लिए वेन ने जमीन वसीयत की, सेक्विम, वाशिंगटन के पास, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में जॉन वेन एलिमेंट्री स्कूल, PS 380, जिसमें न्यूयॉर्क के कलाकार नॉक्स मार्टिन, 161 द्वारा जॉन वेन एंड द अमेरिकन फ्रंटियर नामक 38 फुट 12 मीटर मोजेक भित्ति चित्र कमीशन है। 162 और वाशिंगटन के आयरन हॉर्स स्टेट पार्क में जॉन वेन पायनियर ट्रेल नामक 100 मील 160 किलोमीटर से अधिक, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में ला सिएनेगा बुलेवार्ड और विल्शायर बुलेवार्ड के कोने पर घोड़े पर सवार वेन की आदमकद से भी बड़ी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो ग्रेट वेस्टर्न सेविंग्स एंड लोन कॉरपोरेशन के पूर्व कार्यालयों में थी, जिसके लिए वेन ने कई विज्ञापन बनाए थे। एरिजोना के मैरिकोपा शहर में एरिजोना स्टेट रूट 347 के एक हिस्से का नाम जॉन वेन पार्कवे है, जो शहर के केंद्र से होकर गुजरता है। 2006 में वेन और उनके पूर्व एरिजोना व्यापार भागीदार लुइस जॉनसन के मित्रों ने जॉन वेन कैंसर फाउंडेशन 163 और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को लाभ पहुंचाने वाले लुई और ड्यूक क्लासिक्स कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। 164 165 एरिजोना के कासा ग्रांडे में प्रत्येक पतझड़ में सप्ताहांत भर चलने वाले इस कार्यक्रम में एक गोल्फ टूर्नामेंट, जॉन वेन की यादगार चीजों की नीलामी और एक टीम रोपिंग प्रतियोगिता शामिल होती है। 164 26 मई 2007 को वेन के जन्म की शताब्दी पर कई समारोह हुए। आयोवा के विंटरसेट में जॉन वेन के जन्मस्थान पर एक समारोह में चकवैगन सपर, माइकल मार्टिन मर्फे और राइडर्स इन द स्काई के संगीत कार्यक्रम, बफेलो बिल के वाइल्ड वेस्ट शो की शैली में एक वाइल्ड वेस्ट रिव्यू और वेन के सहकलाकारों, निर्माताओं और कॉस्ट्यूमर्स के साथ एक काउबॉय संगोष्ठी शामिल थी। वेन की फिल्में स्थानीय थिएटर में लगातार चलती थी। मेलिंडा वेन मुनोज, आयसा, एथन और मारिसा वेन सहित वेन के 30 से अधिक परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में एक समारोह में नए जॉन वेन जन्मस्थान संग्रहालय और अध्ययन केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया। उस वर्ष बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और प्रथम महिला मारिया श्राइवर। 2016 में रिपब्लिकन असेंबलीमैन मैथ्यू हार्पर ने 26 मई को कैलिफोर्निया में जॉन वेन डे के रूप में चिह्नित करने का प्रस्ताव रखा। 167 नस्ल पर वेन के विचारों और जॉन बर्च सोसाइटी और हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी जैसे विवादास्पद संगठनों के उनके समर्थन के कारण यह प्रस्ताव 35 से 20 वोटों से खारिज कर दिया गया था। 167 168 अमेरिकी आइकन ल्यूसिले बॉल के साथ आई लव लूसी 1955। वेन एक प्रसिद्ध अभिनेता की विशिष्ट पहचान से आगे बढ़कर एक स्थायी प्रतीक बन गए, जिन्होंने अमेरिकी मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक और संचार किया। 169 मूक फिल्मों और रेडियो के माध्यम से संचार की शक्ति का उपयोग करते हुए वेन ने अमेरिका के अलग-अलग क्षेत्रों से एक राष्ट्रीय संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक राष्ट्रीय नायक का निर्माण संभव बनाया। 170 अपने करियर के मध्य तक
वेन ने एक बड़ी छवि विकसित कर ली थी और जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जो उनकी ऑफ स्क्रीन छवि से समझौता न करें। 171 वेन ने अपनी फिल्मों और अपने जीवन दोनों में मजबूत अमेरिकी मर्दांगी और कठोर व्यक्तिवाद की छवि को मूर्त रूप दिया। 172 1957 में एक पार्टी में वेन ने अभिनेता किर्क डगलस से फिल्म लस्ट फॉर लाइफ में विंसेंट वैन गॉग की भूमिका निभाने के उनके फैसले के बारे में पूछा और कहा, क्राइस्ट, किर्क, आप इस तरह की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? हममें से बहुत कम लोग बचे हैं। हमें मजबूत, सख्त किरदार निभाने हैं, इन कमजोर समलैंगिकों को नहीं। 173 हालांकि अभिनेता मार्लन ब्रैंडो वेन के सार्वजनिक व्यक्तित्व और वेन के पात्रों की सांस्कृतिक असंवेदनशीलता के बारे में विशेष रूप से आलोचनात्मक थे, उन्होंने द डिक कैवेट शो पर तर्क दिया कि हम अमेरिकी खुद को शायद जॉन वेन की तरह देखना पसंद करते हैं, कि हम एक ऐसा देश है जो स्वतंत्रता, सही होने और न्याय के लिए खड़ा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि यह बस लागू नहीं होता है। 174 175 वेन का सर्वोत्कृष्ट फिल्म युद्ध नायक बनने का सिलसिला द्वितीय विश्व युद्ध के 4 साल बाद शुरू हुआ, जब सेंड्स ऑफ इवो जीमा 1949 रिलीज हुई। हॉलीवुड में ग्रूमैन के चीनी थिएटर में उनके पदचिह्न कंक्रीट में रखे गए थे, जिसमें इवो जीमा की रेत थी। 176 उनकी स्थिति इतनी बड़ी और पौराणिक हो गई कि जब जापानी सम्राट हिरोहितो ने 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, तो उन्होंने अपने देश के पूर्व दुश्मन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जॉन वेन से मिलने के लिए कहा। 177 इसी तरह जब सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में 4 अप्रैल 1960 में इसे रिलीज़ किया गया था और 141 मिनट इसकी रनिंग लेंथ थी। इसे बनाया गया था महज $1,24,000 के अंदर और इसने जो कलेक्शन दिया वो तकरीबन 5.75 मिलियन का था, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। मूवी उस समय भी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।